वास्तव में ये ताजा खबर है। रूस ने अब यूरोप के खिलाफ खुलकर युद्ध शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुफिया एजेंसियों और सैन्य अधिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई और उन्हें 2026 के लिए नाटो और यूरोपीय संघ को अंदर से तोड़ने का लक्ष्य दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तुरंत ही कहा कि रूस उद्धरणें पश्चिमी सैन्य ढांचे और यूक्रेन की मदद करने वाले कारखानों को नष्ट करने के लिए अपने तरीकों को और भी सख्त बना देगा। व्लादिमीर पुतिन के विचारक अलेक्जेंडर दुगिन ने सार्वजनिक रूप से देश को पश्चिम के साथ परमाणु युद्ध के लिए तैयार करने और मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग की आबादी को पुनर्वासित करने का आह्वान किया। और ये रहा आपके लिए एक दिलचस्प संयोग। यूरोपीय संघ में 3 दिनों के भीतर रहस्यमय तरीके से 2 सैन्य कारखानों में विस्फोट हो गए, जो सीधे तौर पर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति से जुड़े थे। और नाटो के लड़ाकू विमानों ने इस गर्मी की शुरुआत से दूसरी बार लातविया के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया, जबकि स्वीडन, जो दशकों से परमाणु हथियारों के पूर्ण त्याग के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, अब सार्वजनिक रूप से अपने खुद के परमाणु हथियारों की बात करने लगी है, ये समझते हुए कि उसका पड़ोसी कौन है। और ये सब कुछ उसी समय हो रहा है जब खुद क्रेमलिन की बयानबाजी यूरोप के साथ खुले युद्ध के पक्ष में तेज हो रही है। तो चलिए इस एपिसोड में हर तथ्य को क्रम से समझते हैं और सब कुछ साफ साफ रखते हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर साथ में चर्चा करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स आज लिखता है कि दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की आपात बैठक बुलाई और उनसे नाटो और यूरोपीय संघ को अंदर से तोड़ने की मांग की। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार नेटो और यूरोपीय संघ को अंदर से तोड़ने का काम आज कम से कम 2 दिशाओं में किया जा रहा है। पहला, इस साल की इस शरद ऋतु से व्लादिमीर पुतिन नेटो को विभाजित करने और गठबंधन के सदस्यों की एक दूसरे की रक्षा करने की दृढ़ता को परखने की कोशिश कर सकते हैं, किसी एक देश पर सीमित हमला करके। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। उनके आकलन के अनुसार खतरों की सीमा साइबर हमले से लेकर अज्ञात सशस्त्र समूहों की मदद से कब्जा करने की कोशिश तक हो सकती है, यानी लिटिल ग्रीन मैन की बात हो रही है। यहां तक कि नाटो के पूर्वी हिस्से में किसी देश में सीमित सैन्य आक्रमण तक। दूसरी दिशा, दूसरा है मोल्दोवा को अस्थिर करना। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक गठबंधन को कमजोर करने के लिए मॉस्को के प्रयासों में केंद्रीय स्थान रखता है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि क्रेमलिन की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा और विजय प्राप्त करना है, और दूसरे स्थान पर मोल्दोवा पर नियंत्रण स्थापित करना है, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर है एक ओर यूक्रेन से और दूसरी ओर यूरोपीय संघ और नाटो के देशों से सटी हुई है। और अगर रूस मोल्दोवा को अस्थिर कर देता है तो वो पश्चिम के खिलाफ आगे की आक्रामकता के लिए एक आधार स्थल बन जाएगा। और मोल्दोवा को अस्थिर करने के कुछ ठोस उदाहरण पहले से ही मौजूद हैं। मार्च में यूक्रेन पर हमला हुआ था। यूक्रेन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो मोल्दोवा की सीमा के पास है, दोनों देशों के एक बड़े क्षेत्र में जल आपूर्ति के प्रदूषण का कारण बना। फिर रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के पश्चिम में हाई वोल्टेज लाइन को निशाना बनाया, जिससे मोल्दोवा को 70% तक बिजली मिलती है, जिससे मोल्दोवा में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो गई। और अब जर्मनी की सशस्त्र सेनाओं के जनरल इंस्पेक्टर जनरल कार्स्टन ब्रॉयर ने पुष्टि की कि नाटो देशों में, उद्धरण के अनुसार, हर दिन हाइब्रिड हमले हो रहे हैं, खासकर पूर्वी फ्लैंक पर। उनके अनुसार रूस यूरोपीय सरकारों और संस्थानों को अस्थिर करने के उद्देश्य से ग्रे जोन में लगातार अधिक ऑपरेशन आयोजित कर रहा है और कमजोरियों का पता लगाने के लिए ड्रोन का व्यवस्थित रूप से उपयोग कर रहा है। उनके अनुसार यूक्रेन में जारी युद्ध के बावजूद रूस पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्था और सशस्त्र बलों को फिर से दिशा दे रहा है, ताकि पश्चिम के साथ और बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए तैयारी कर सके। यह भी उल्लेखनीय है कि यह व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है।
बाल्टिक देशों में से एक की खुफिया सेवा के एक कर्मचारी ने रॉयटर्स को बताया कि रूसी सैन्य और खुफिया एजेंसियां यूक्रेनी निर्मित ड्रोन का उपयोग करके एक संभावित हमले का नाटक करने की योजना बना रही हैं। और यहां खुफिया अधिकारी को इस तरह की नाटकबाजी के संभावित परिणामों की उतनी चिंता नहीं है, बल्कि राजनीतिक अराजकता की चिंता है जो ये नाटकबाजी नेटो के नेतृत्व में पैदा कर सकती है। जब यूरोपीय देश और अमेरिका आपस में बहस करेंगे कि इस घटना पर प्रतिक्रिया दें या नहीं, और अगर दें तो कैसे दें। और इसी माहौल में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख सेरियो जक्का लावरोव ने खुलकर कहा कि रूस यूरोप पर हमले तेज करेगा। आगे उनकी टिप्पणी है, हम अपने तरीकों को और भी सख्त बना देंगे ताकि पश्चिम की ओर से कीव की सैन्य मशीन को समर्थन देने वाली हर चीज को नष्ट किया जा सके। और हम ये पहले से ही कर रहे हैं, वे अब कराहना शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से हमारे साझा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से ऐसी आवाजें और भी ज्यादा उठ रही हैं जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा नहीं होगा। देखिए, लावरोव द्वारा युद्ध के विस्तार का तर्क किसी संप्रदाय के सदस्य की पुकार जैसा ही लगता है। आप जानते हैं, ये किसी धार्मिक आह्वान जैसा है जिसमें सभी से कहा जाता है कि वे उठे और पवित्र युद्ध के लिए चल पड़े। फिर से सर्गे लावरोव का उद्धरण, अगर हम अभी अचानक संपर्क रेखा पर रुक जाते तो असल में हम अपने दादाओं और परदादाओं की वीरता को मिटा देते जिन्होंने नाजीवाद पर विजय पाई थी। इसे सोचना भी असंभव है। बात हमारे रूसी राज्य के 1000 साल पुराने इतिहास के प्रति हमारी जिम्मेदारी की है। इसके साथ ही उन्होंने माना कि लगातार 5वें साल चल रही पूर्ण पैमाने की जंग के कारण खुद रूस में भी लोग पीड़ित हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। लेकिन सैन्य कार्रवाई तभी समाप्त करनी चाहिए जब दीर्घकालिक, विश्वसनीय और स्थायी समाधान हो। मतलब रूसी ईवान सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि किसी पवित्र मकसद के लिए मर रहे हैं। हजारों साल पुरानी उस कहानी की रक्षा जिसे व्लादिमीर पुतिन ने गढ़ा है। यानी समझिए, रूस में अभी विचारधारा इसी पर बन रही है कि हाँ मुश्किल है, हाँ आप मर रहे हैं, हाँ रूसी ईवान मर रहे हैं, हाँ बिजनेस ओलिगार्क हैं, ऐसा होगा, हाँ अलग थलग भी रहेंगे, लेकिन हम रूस के हजारों साल पुराने गंदे राज्य के लिए लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि लावरोव अलग से, जानते हैं, वो जरूर बहुत अकड़ू है, ऐसे जैसे पंख फुला लिए हों, लेकिन फिर थोड़ा सा शांत हो गया और उसने ये भी कहा कि रूस अमेरिका को कीव को रूसी क्षेत्र के भीतर हमलों के लिए खुफिया जानकारी देने के मामले में कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहा है। इसके बजाय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग को इसी तरह के सवाल भेजे, जैसे कि अच्छा बताइए, क्या आप वाकई उन्हें खुफिया जानकारी दे रहे हैं? ये इस बारे में है कि अमेरिका रूस के ठिकानों पर हमलों के लिए खुफिया जानकारी दे रहा है। और देखिए, रूसियों को साफ तौर पर विचारधारात्मक रूप से सबसे बुरे के लिए तैयार किया जा रहा है। आज का सबसे अजीब और साथ ही सबसे प्रतीकात्मक बयान रूसी विश्व के विचारक अलेक्जेंडर दुगिन का है, जिन्हें पश्चिमी मीडिया ने रूसी राष्ट्रपति का मार्गदर्शक कहा है। तो दुगिन के अनुसार पश्चिमी देशों के साथ युद्ध न केवल संभावित है बल्कि लगभग अनिवार्य है, और इसका परमाणु युद्ध में बदलना भी काफी संभव है। आगे उनकी टिप्पणी, रूसी महानगर जिनमें पूरी जिंदगी, पूरी उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था केंद्रित है, सटीक हमलों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन जाते हैं। इसलिए शहरों, खासकर महानगरों का तुरंत और बड़े पैमाने पर पुनर्वास जरूरी है। आगे अब एकदम ही अति यथार्थवादी बयान है। दुगिन के शब्दों में, जिन लोगों के पास अपनी जमीन है, उदाहरण, वे शहरों की तुलना में कहीं अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए उनकी तर्क शक्ति के अनुसार रूसी महिलाओं को तुरंत महानगरों से गांवों में ले जाना चाहिए ताकि वहां उनका गर्भाधान हो सके और वे भविष्य के युद्ध के लिए ज्यादा ईवान पैदा कर सकें। समझ रहे, रूस किस चीज में बदल गया है? यानी वो सीधे सीधे कह रहा है, सुनिए, रूसी ईवान युद्ध में मक्खियों की तरह मर रहे हैं, भविष्य के युद्ध के लिए नए रूसी ईवान चाहिए। इसलिए चलिए हम महिलाओं को ले उन्हें गांवों में ले जाएं, वहां उन्हें गर्भवती किया जाए और वहीं वे बच्चे पैदा करें, क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि वहां बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये दुगिन कह रहे हैं। आगे उनकी एक और टिप्पणी है, कोई बड़े शहर नहीं होंगे, न मॉस्को, न सेंट पीटर्सबर्ग, न यकातेरिनबर्ग। लोग जमीन पर जाकर शांति से रहेंगे और ऊंची ऊंची इमारतों को फार्म के लिए दे सकते हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए वहां कंप्यूटर रहें, वहां रोबोट रहें। अगर आप सोचते हैं कि यही सीमा है, तो नहीं।
इससे पहले यही डुगिन सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को भगवान के दूतों की तरह मानने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि रूस में पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए घरेलू उपकरण जैसे कि कॉफी ग्राइंडर और यहां तक कि सॉकेट्स भी रूसियों की जासूसी करते हैं। और जब ओरेशनिक ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए, उन्होंने सभी से जल्द अपने ऊपर सलीब का निशान बनाने की अपील की थी, क्योंकि दुनिया का अंत निकट है। इसके अलावा मार्च 2026 में उन्होंने लोगों पर सरकारी नियंत्रण को और मजबूत करने का आह्वान किया था और लोगों से अपने दुखों को अपरिहार्य मानकर स्वीकार करने को कहा था। आगे उनकी उद्धरण है, हम रूसी लोग हमेशा इतिहास में दुख झेलते आए हैं, यही हमारी किस्मत है। हम एक महान राष्ट्र हैं और अगर आप में से किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो केवल विनम्रता और महिमा के लिए है। मतलब समझिए, वो कह रहा है, सुनिए, हाँ, किसी को जबरन बुलाया जाता है, किसी को भेजा जाता है, युद्ध में झोंका जाता है और रूसी लोग सब पुतिन के हितों की सेवा कर रहे हैं। न्याय है? नहीं, ये अन्याय है। लेकिन सुनिए, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें दुख सहना है और जार के भले के लिए काम करना है। इसके अलावा जुलाई में यही दुगिन उन मॉस्को वासियों को जो पेट्रियार्शी प्रूड्स में शांति से रह रहे हैं, मोर्चे पर भेजने का प्रस्ताव दे रहा था और उनकी तुलना चींटियों से कर रहा था। और वो दावा कर रहा था कि रूस पश्चिम के खिलाफ एक पवित्र जनयुद्ध लड़ रहा है जो मानवता के अंत के साथ खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल, जैसा कि आप समझते हैं, ये सब सिर्फ बयानबाजी है। लेकिन सबसे डरावना कुछ और है। जमीन पर इस जंगली विचारधारा के नतीजे पहले ही दिखने लगे हैं। सर्गे लावरोव की धमकियों के बीच यूरोप में यूक्रेन से जुड़े 2 सैन्य कारखानों में विस्फोट हो गए। खास तौर पर इटली में केएनडीएसामो इटाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। यह कंपनी फ्रेंच जर्मन डिफेंस होल्डिंग केएनडीएस की है, जो यूक्रेन को सैकड़ों युद्ध प्रणालियां सप्लाई करता है। इसमें लेपार्ड 1, लेपार्ड 2 टैंक और स्वचालित हॉविजर सीजर शामिल है। पेंगर हॉविजर 2000, बख्तरबंद वाहन AMX 10 RC, गेपार्ड विमान भेदी तोपे और इसी तरह की अन्य चीजें। रोम के पास स्थित फैक्ट्री खास तौर पर थल सेना और नौसेना के लिए मीडियम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद बनाती है। और अब इतालवी एजेंसी ANSA के अनुसार विस्फोट बारूद को दबाने वाले सेक्शन में हुआ और विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन बात यह है कि यह 3 दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। थोड़ा पहले 10 अगस्त को बुल्गारिया के बेलित्सा गांव के पास एमको कंपनी के परिसर में आग लग गई थी। यह कंपनी 2014 से यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार सप्लाई कर रही है। आग, जो कथित तौर पर एक ट्रक में गलती से लगी थी, गोला बारूद के गोदाम तक फैल गई, जिसके बाद धमाके शुरू हो गए। और यहां ऐतिहासिक संदर्भ जरूरी है, जो इन धमाकों में शक का स्तर काफी बढ़ा देता है। बुल्गारियाई अधिकारी पहले भी रक्षा उद्योग से जुड़े ठिकानों पर हुए कई धमाकों की जांच कर चुके हैं। चलिए गिनवाते हैं। 2011 में लावनी डोल के गोदाम में धमाका हुआ था। 2015 में इगानोवो के गोदामों में धमाके हुए। 2020 में मगलीजे की एक जगह पर धमाका हुआ। 2021 में अभियोजन पक्ष ने इन घटनाओं में 6 रूसी नागरिकों की संलिप्तता को लेकर संदेह जताया था। इसके अलावा कारनाबाद के पास EMKO के गोदामों में पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद हुए 2 धमाकों की भी जांच की गई थी। ये 31 जुलाई 2022 और 25 जून 2023 को हुआ था। यानी रूस व्यवस्थित रूप से उन्हीं कारखानों में विस्फोट कराकर तोड़फोड़ करता है जो यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करते हैं। ये पूरी तरह से उसी रणनीति में फिट बैठता है जो पुतिन ने अपने खुफिया अधिकारियों के लिए तय की थी कि चलो नाटो और यूरोपीय संघ को अंदर से हिलाते हैं और उन्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही 14 अगस्त की रात को नाटो के हवाई क्षेत्र में लातविया के ऊपर एक ड्रोन ने घुसपैठ की। राष्ट्रीय सशस्त्र बलों ने रूस और बेलारूस से सटे 4 सीमावर्ती इलाकों में खतरे की सूचना दी। इस ड्रोन को रोकने के लिए नेटो की वायुसेना को तैनात किया गया। सहयोगी देशों के लड़ाकू विमानों ने इस ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। और यह भी उल्लेखनीय है कि यह ड्रोन लातविया के आसमान में उस समय दिखाई दिया जब रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा था, जहां स्थानीय गवर्नर ड्रोजदेंको के अनुसार उसी रात 54 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। लेकिन यह ऐसा पहला मामला नहीं है, क्योंकि नाटो के लड़ाकू विमानों ने 8 जून को लातविया के ऊपर ड्रोन गिराया था और 19 मई को इस्टोनिया के ऊपर भी ड्रोन गिराया गया था। और अब नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने ऐसे मामलों पर गठबंधन की प्रतिक्रिया को शांत, दृढ़ और संतुलित बताया।
और आखिरी लेकिन शायद सबसे ज्यादा संकेत देने वाला बदलाव यूरोपीय लोगों की बयानबाजी में स्वीडन में परमाणु चर्चा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वीडन, जो 19वीं सदी की शुरुआत से तटस्थता बनाए हुए था, ने अचानक परमाणु कार्यक्रम अपना लिया, जिसमेम परमाणु बिजली घरों के निर्माण की योजना शामिल थी, जो जरूरत पड़ने पर बमों के लिए ईंधन भी बना सकते थे। लेकिन इस कार्यक्रम को 1968 में ही बंद कर दिया गया और बाद में स्वीडन परमाणु हथियारों के पूर्ण त्याग के आंदोलन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया। लेकिन 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले और मॉस्को की लगातार परमाणु धमकियों के बाद सब कुछ बदल गया और स्वीडन ने ना सिर्फ 2024 में नाटो में शामिल होकर अपनी उसी तटस्थता को छोड़ दिया, बल्कि अब राजनेता रूसी आक्रामकता से परमाणु सुरक्षा की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि उन्हें बहुत डर है कि लोकतांत्रिक देश अपने परमाणु हथियार छोड़ सकते हैं, जबकि तानाशाही देश इसके विपरीत अपने परमाणु हथियार बनाए रखेंगे। आगे उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि यह बेहतर होगा अगर हमारे क्षेत्र में केवल रूस के पास परमाणु हथियार रह जाएं? यह दुनिया को और अधिक सुरक्षित नहीं बनाएगा। और सिर्फ एक दशक पहले स्वीडन खुद को एक मानवीय महाशक्ति के रूप में पेश करता था, संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की वकालत करता था, लेकिन तब से उसने उसी प्रतिबंध का अनुसमर्थन करने से इनकार कर दिया और इस साल वसंत में उसने फ्रांस के साथ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के क्षेत्र में सहयोग करने का समझौता भी कर लिया। रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने कहा कि स्वीडन की जमीन पर परमाणु हथियार तैनात करने की कोई योजना फिलहाल नहीं है, लेकिन युद्ध की स्थिति में सरकार को स्वीडन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हर विकल्प पर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा संसद की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता जिमी ओकेसन, जो स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं, उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर उस परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने और अपनी खुद की परमाणु बम बनाने पर विचार करने का आह्वान किया। इस साल फरवरी में स्वीडिश सैन्य खुफिया और सुरक्षा सेवा की वार्षिक रिपोर्ट ने रूस को देश के लिए सबसे बड़ा सैन्य खतरा बताया और यह भी उल्लेख किया कि मॉस्को का बढ़ता जोखिम भरा व्यवहार तनाव को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। इसके साथ ही यह भी उल्लेख करना चाहिए कि स्वीडन में खुद परमाणु हथियारों के लिए जन समर्थन अभी ज्यादा नहीं है। इस साल की शुरुआत में नोवस के एक सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ लगभग 17% स्वीडन वासी अपने खुद के परमाणु हथियारों के विकास का समर्थन करते हैं, जबकि 68% ने इसका विरोध किया। स्वीडिश क्षेत्र में सहयोगी देशों के हथियार तैनात करने के विचार को थोड़ा अधिक समर्थन मिला है। इसमें 41% समर्थन में है और 55% विरोध में। बाकी लोगों ने कोई राय नहीं दी है। लेकिन असली बात यह है कि ये जंगली रूस वाले अब सबको इतना परेशान कर चुके हैं कि वे यूरोप के सबसे तटस्थ देश को भी इन जंगली रूसियों से बचाव के लिए परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब ये जंगली लोगों का एक कबीला है जो यूक्रेन के उत्तर में स्थित है। वो सच में अब पूरे यूरोप को परेशान कर रहे हैं। रूस वाले जाहिर है इस बात पर गर्व करते हैं, यानी ये जंगली लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि पूरी सभ्य दुनिया कह रही है, हे भगवान, हमें इन जंगली लोगों से किसी तरह खुद को अलग करना चाहिए। मुझसे कहा जाता है, देखो वे हमसे डरते हैं। हाँ, देखा, मुझे पता है कि कुछ रूसी फिर भी मेरे एपिसोड्स देखते हैं, तो सुनो, यह बेहतर है कि लोग तुम पर गर्व करें बजाय इसके कि वे तुमसे डरें। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।